नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है संडे 14 जून 2020। आज के हिंदू एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे लगे आपको मुझे डिस्कस करना चाहिए वो मैं लेके आया हूँ। देखिए, ये लेक्चर हम कोशिश करेंगे डेली आपके लिए अपलोड करें, बट आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी नीड है, और इस कॉन्सेप्ट को वो लोग समझें और अपने एग्ज़ाम में यूज़ करें। होप करता हूँ कि आप सब लोग मदद करेंगे। लेक्चर को जितना शेयर करेंगे उतनी मुझे हेल्प होगी, और अगर हमारी एकेडमी को हेल्प होगी तो फिर बेटा ज़ाहिर-सी बात है हम लोग बेहतर मोटिवेशन के साथ आपके लिए काम कर पाएँगे। तो चलिए बिना देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एडिटोरियल इंडिया चाइना द लाइन ऑफ एक्चुअल कंटेस्ट है। देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। पहली बेसिक चीज़ जो इन्होंने बताई है इसको आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने पहली बेसिक चीज़ बेटा ये बताई है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इशू है वो इसलिए है क्योंकि इनके पास अभी कोई भी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है ही नहीं जिस पे इनका कोई लीगल एक्ट या बॉन्ड साइन हुआ हो। जैसे अगर आप इधर की बात करेंगे पाकिस्तान साइड की, तो पाकिस्तान साइड जो है हमारे पास एक एलओसी है जिसको दोनों कंट्रीज ज्वाइंटली एग्री करती हैं और जिसके थ्रू ये लाइन बॉर्डर सब चलता है, जिस कारण यहाँ पर कोई इशू कभी क्रिएट नहीं होता, और अगर होता है तो उनको पता है कि इनकी एलओसी कहाँ पे गई है, तो ये लोग यहाँ पे लड़ नहीं पाते। बट अगर आप इधर आते हैं अस्कई चीन की साइड, तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको भी प्रॉपर्ली डिमार्केट नहीं किया। कभी चाइना अपनी साइड से, कभी इंडिया अपनी साइड से इसके लिए बात करती रहती है और अपने कॉन्सेप्ट्स लाती रहती है, तो हमें खुद नहीं पता होता हम इस पर क्या बात करें और क्या करें। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, उन पे कुछ अच्छा एडिटोरियल आज का है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसको पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ें फिर से समझनी है। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वो आपके वेस्टर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा है और फिर ईस्टर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। इन दोनों सेक्टर में बहुत है, सेंट्रल सेक्टर में ज़्यादा इशू इनके लिए नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ से देखिए हमारी चिकन नेक जा रही होती है, तो इसको हम सेफ रखना चाहते हैं। तो इन सारे एरियाज़ में अगर प्रॉब्लम होती है तो भूटान भी कहीं ना कहीं है, तो यहाँ पर एक बायलैटरल की जगह एक कंट्री और ऐड हो जाती है, इंडिया जो भूटान के साथ खड़ी हो जाती है। तो ये इश्यूज़ चलते हैं, जो डोकलाम इशू चला था इस जगह पर वो इसी से रिलेटेड था। मैकमोहन लेन की बात चलती है जो यहाँ पे क्रिएट होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये बाउंड्री जो इन्होंने सेट कर रखी है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको ये फिक्स नहीं मानते। कुछ एग्रीमेंट हैं हमारे बॉर्डर एग्रीमेंट जो साइन किए गए थे, कुछ गवर्नमेंट्स ने कई सारे एफर्ट्स लगाए कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करें और चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करें, बट उसे हम नहीं कर पाए आज तक। तो कई ऐसे इश्यूज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया अंदर। ये सारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं जिनके बारे में बात होती है। इधर अरुणाचल प्रदेश में ये स्टेपल वीज़ा देने लगे। इन्होंने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने चाइना में आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली हमारी कंट्री में आ सकते हैं क्योंकि हम उन्हें चाइनीज़ ने ही मानते हैं, वो चाइना का पार्ट है, तो अरुणाचल प्रदेश का हर बंदा वहाँ जा सकता है, और इसे भूटान का ही एक तिब्बत का ही एक पार्ट माना जाता है। तो ये चाइना अपने अंदर मिलाना चाहता है। तो ये एक डिस्प्यूट बहुत दिनों से चल रहा है जो अभी तक सही नहीं हुआ। ये सियाचिन ग्लेशियर हमने 1985 में ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू कैप्चर कर लिया था। अगर इसे कैप्चर नहीं करते तो पीओके और चाइना के बीच में गैप नहीं रहता, क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। तो ये भी एक इशू फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता था जिसको हम फेस करते। तो इससे बचने के लिए भी हमने कोशिश की कि भैया ये इशू कभी हमारे सामने ना रहे, इसको भी हमने समझा और संभाला। तो कई सारे ऐसे बेसिक इशूज़ हैं जो हमें देखने हैं। इंडिया चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो बॉर्डर की है। अब यहाँ पर क्या है, एलिमेंट क्या है कि ये जो है हिमालयन रीजन में बनी है। कन्फ्यूज़न का रीज़न है क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करती है, उसमें एब्रीवेशन है, सब कुछ है, प्रॉपर लाइंस हैं। अब डिफ़िकल्टी क्या है, पाकिस्तान के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री है और उसके बाद एलओसी पे भी लोग जॉइंटली एग्रीड हुए हैं, और ये डिलाइंडेड है मैप भी दोनों साइड से। अब इसके बाद अलाइनमेंट है एलएसी के, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं है और कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, ना कोई पब्लिक डोमेन है जो डिपिक्ट्स करे कि भाई ये एलएसी है। बेस्ट आइडिया ये है कि जो टेरिटरीज़ हैं एट प्रेजेंट जो एक दूसरे से कंट्रोल कर लेते हैं वो होती हैं, और जो पेंडिंग रेजोल्यूशन के वो डिस्प्यूट हैं। इसके बाद एलएसी जो है वो अभी भी क्लियर नहीं है, जब क्लियर नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है और कई सारे इश्यूज चलते हैं। एलएसी कहाँ से रन करती है भैया, इसका मैक्सिमम पार्ट वेस्टर्न सेक्टर से रन करता है, ठीक है, और चाइना इसे अपना बॉर्डर की तरह देखती है। इसके बाद कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो एलएसी स्टार्ट होती है इंडिया के साथ नॉर्थ वेस्ट काकागोरो पास से, बट फार्दर साउथ ऑफ चाइना जाती है। तो ये सारे एक इश्यूज़ हैं जो हमें समझ में नहीं आते और हम समझना भी नहीं चाहते। इसके बाद इंडिया और ये बॉर्डर सीज करते हैं, तो
मैकमोहन लाइन को देखती है जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करते हैं। मिडिल सेक्टर सिक्किम का है, एलएसी यहाँ पर भी ब्रॉडली चलती है और डिफरेंसेस यहाँ पर भी हैं। उसके बाद तुलुंगला इंसिडेंट है, दिल्ली चाइना स्टडी ग्रुप है, पेट्रोलिंग लिमिट्स थी तो इसके लिए बात चलती है। ये 30 सेपरेट स्पॉट्स हैं वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर में, जहाँ पे फेस ऑफ होता रहता है, पेट्रोलिंग होती है, इनकाउंटर होता है और यहाँ पर लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इसमें कुछ चुमूर हैं, डिकॉच है, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लैंग है, लेक है। इसके बाद बाराहुटी है और मिडिल सेक्टर है। उसके बाद समडोरोंग चू है ईस्ट में। ये सारे एग्रीड प्रोटोकॉल हैं 2005 से 13 के बीच में इंगेजमेंट हैंडल हुई सिचुएशन पे। आज जो स्टैंड ऑफ है पेंगोंग तोसो पे है, जो हमें दिखाता है कि अभी हमें इसे फॉलो कैसे करना है। इंडियन एलएसी जो है वो फिंगर 8 तक रन करती है, अब चाइना है वो फिंगर 4 तक। अब ये फिंगर 1 to 4 जो है ये लेक में है। ये आपको मैंने आईआर का एक स्पेशल इंडिया पाकिस्तान बनाया, इंडिया चाइना बनाया है, उसमें बताया हुआ है। अगर उसमें फिंगर्स देखेंगे तो देख लेंगे। एलएसी फिंगर 8 तक चलती है, पर अभी रिसेंटली इंडिया को फिंगर 2 से आगे नहीं जाने दिया गया। लेक में तो बहुत बड़ा इशू आ गया था पेंगोंग में, तो ये भी इशू चल रहा था। फिंगर 8 तक ये क्लेम करते हैं, फिंगर 4 से आगे नहीं कभी जाने नहीं दिया जाता। इसके बाद बेटा इसकी बैक हिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो नवंबर 1759 में नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चाइनीज़ प्रीमियर से मिलने गए। इन्होंने कहा भाई हम दोनों साइड अपने 20-20 किलोमीटर की बाउंड्रीज़ में लोगों को हटा देते हैं मैकमोहन लाइन से। तो ये हुआ, बट एग्जैक्टली ये बिलीव किया गया कि ये होगा, बट ये हुआ नहीं। तो अलाइनमेंट केप्ट चेंजिंग और पाकिस्तान चाइना जो था वो अपना अलाइनमेंट बार बार बदलता रहा। 50, 60 और 62 में ये सेम नहीं रहा। इसके बाद चाइना ने एक बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया 1993 में, जिसमें एक आ गया कि एलएसी को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कई मीनिंग इसके निकले, बट ये आइडिया बीबीटी का जो है एक पार्ट में था और इसको राजीव गांधी ने 1988 में चाइना विजिट में बोला और बहुत पॉजिटिव टॉक्स थी। इस टाइम पे कोशिश की गई कि इसको हम डिफ़ाइन करें, सब कुछ करें, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उन्होंने कहा ये एक दिन में नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड सबकी बात की गई, बट ये अभी भी दोनों की साइड हो नहीं पाया। अभी भी ये प्रॉब्लम एज इट इज़ क्रिएटेड है। इसके बाद एक हिस्ट्री बताती है कि चाइना जो है वो कभी अपने स्टेटस को फॉलो नहीं करता। ये हमेशा अपनी बाउंड्री को चेंज करता रहता है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि मान लीजिए ये इंडिया की बाउंड्री है, तो ये चाइना की बाउंड्री है, तो ये जो नो मैंस लैंड है यहाँ पर चाइना अपने टेंट वेंट लगा के रहने लगेगा। तो इंडियन बॉर्डर कहेगा चलो कोई बात नहीं, रह लो। फिर ये और आगे आ जाएगा, फिर हम कहेंगे आप आ गए, तो कह रहे हैं हम पहले से यहाँ रहते थे। तो अपने बॉर्डर्स बार बार चेंज करता रहता है और उस पॉइंट्स को चेंज करता रहता है और उस पर कई सारी चीज़ें पहले भी चलती रहती हैं। तो इसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते, बार बार ऐसे इश्यूज़ करते हैं, इनकी एक आदत है जिसको ये कभी बदलना नहीं चाहते। तो अब जाहिर सी बात है कि 2015 से नरेंद्र मोदी जब आए तो इन्होंने भी कई सारी चीज़ें कही। अब ये नहीं चाहते कि टेंशन हो, सब कुछ है, बट जाहिर सी बात है पॉलिटिकली भी हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं। जैसे आप अमित शाह की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो उन्होंने अभी नेपाल के लिए कुछ स्टेटमेंट बोल दिया कि ऐसा ना हो कि जो हालत भूटान की चाइना ने की वो हम नेपाल की करें। यूपी के सीएम हो के वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में बोलने लगे। इसके बाद अमित शाह ने बोला कि भाई आप हमारे JNK की बात कर तो मस्कई चीन भी हमारा पार्ट है, मुझसे भी लेंगे। तो इंटरनेशनली पहले आप अपने बॉर्डर डिस्प्यूट तो क्लियर करिए, उसके बाद आप किसको लेना है किसको नहीं लेना वो बात की बात है। तो आप इंटरनेशनली कुछ ऐसी चीज़ें ना बोले कि टेंशन क्रिएट करे, ये सारे इश्यूज आते हैं। अब LAC कोई परफेक्ट परमानेंट बॉर्डर तो है नहीं। अगर ये परमानेंट बॉर्डर होता या दोनों कंट्रीज़ एग्री कर रही होती तो हम मान लेते भैया प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये BPTA बना है बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भैया वो अपने मैप को एक्सचेंज करना नहीं चाहते। ये 2002 से अपनी चीज़ें बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला है कि भैया हम इन चीज़ों के लिए कोई हेल्प नहीं दे पाएंगे, इन चीज़ों को जैसे आप कह रहे हैं वैसे हम नहीं साफ फॉलो कर पाएंगे। इसके बाद कि जो फॉर्मर मिस्टर राव थे, जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे फॉरेन के, इन्होंने कहा ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाइना लगातार ऐसी चीज़ें पास में भी कर चुका है और बार बार वो अपनी बाउंड्रीज चेंज करता रहता है, तो वो अपनी चीज़ें चेंज नहीं करेगा, वो शिफ्ट होता रहता है, अपनी चीज़ें मैप में बदलता रहता है। तो चैलेंज है इंडिया का कि वो बॉर्डर कैसे टैकल करते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक चलती है तो भाई हमारी जनरेशन कैसे करेगी, इसे कैसे सेटल करेगी, ये प्रॉब्लम है। तो कह रहा है कि दोनों को रोड्स बनानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, एक दूसरे के साथ डील करना चाहिए। अब भाई इंडिया जो वहाँ पे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था तो चाइना को प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने डिनाई कर दिया भाई आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपने ऑलरेडी कर रखा था तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये सारे बेसिक इश्यूज़ हैं जिसमें चाइना बहुत इनसिक्योर फील करती है एंड ऑल।
तो ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी न्यूज़ आज भी है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जो चाइना के बॉर्डर हैं वहाँ पर चीज़ें सिचुएशन कंट्रोल हो रही है, कई सारी जगह पर हैं जहाँ पर हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो कह रहे हैं पॉजिटिव साइन है, धीरे धीरे हम डिसएंगेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो जो टेंस सिचुएशन है वो हर बार आती है, बट धीरे धीरे हम उसे टैकल कर देते हैं। इसके बाद बेटा अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ICMR ने बोला है कि हमारे यहाँ जो है केसेस बहुत अंडर काउंटेड है। मई अर्ली ही हमारे यहाँ 7 लाख से ऊपर केसेस थे, जो अभी हमने काउंट नहीं किए, मिसिंग नंबर हैं जिनको हम चेक नहीं कर रहे हैं। तो न्यूज़ एनालिसिस भी बोलती है, कहते हैं 60% ऑफ दी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं चलती, हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। भाई 3 लाख हम बोल रहे हैं, 4 लाख प्लस मिसिंग है। आज हमारी कंडीशन कंट्री की और बदल रही है, तो आज हमारे यहाँ केसेस और बढ़ सकते हैं। ये देखिए 7 लाख इन्फेक्शन की बात यहाँ की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो बेटा इसमें हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि भाई आज की डेट में 12 से 13 हज़ार केसेस तब बढ़ रहे हैं जब हम बहुत मिनिमम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम टेस्टिंग कर रहे होते तो हमें चीज़ें समझ में आती। हम बहुत मिनिमम टेस्टिंग जब करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इन चीज़ों को टैकल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि आज हमारे नंबर इन रियलिटी ज़्यादा हैं और चेक हम बहुत कम कर रहे हैं। इसके बाद नेपाल के साथ भी बेटा एक इशू चला है। नेपाल में इशू जो है उसमें नेपाल ने अपनी बाउंड्री बना दी, अपने बॉर्डर्स बना दिए। काला पानी वाला एरिया ये पूरा नेपाल ने अपने बॉर्डर में दिखा दिया, और ये इंडिया में आता है ऑलरेडी, बट नेपाल इसे अपने में दिखा रहे थे। इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत कुछ बोल रही है। नेपाल पार्लियामेंट ने अपना न्यू मैप फॉलो कर दिया, तो देखिए कुछ ना कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट नेपाल के साथ भी चलेंगे। नेपाल के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इस पर मैं आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर बना के लाऊंगा, जिसमें आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। आपको ये समझना है नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत बड़ा नहीं है, बट आज की डेट में नेपाल जो है वो प्रो चाइना है और इंडिया के फेवर में नहीं रहता। तो एक बहुत बड़ा इशू ये है इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड के लिए और फाइनेंस के लिए वो चाइना की तरफ देख रहा है। एक लैंड और बफर स्टेट होने के कारण भी उसको प्रॉब्लम है, वो दोनों को संभाल के रखना चाहता है, बट इंडिया के साथ आज उसकी नहीं पट रही। छोटे छोटे बॉर्डर डिस्प्यूट्स के चक्कर में तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हम जितनी जल्दी हो सके हम टैकल कर पाएँ और सॉर्ट आउट कर पाएँ। इंडिया ने ये जो इन्होंने कहा है इसको सही नहीं माना, इन्होंने कहा ये आपको नहीं करना चाहिए, उस पर सारी बातें हुई, बट वो अपना हिसाब से बात कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री अपने बारे में बात कर रही है, बट वो सारी चीज़ें कुछ हो नहीं पा रही हैं अच्छे से। तो श्रीवास्तव जी हैं कोई, उन्होंने इसके बारे में बोला था, तो उसके बारे में बहुत बड़े इश्यूज़ आए थे, और तो इसके बारे में है कि इन्होंने सीधे बोला कि भैया ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में बातें चल रही हैं, देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। अनुराग श्रीवास्तव इन्होंने ये सारी लाइनें बोली हैं जब ये बॉर्डर डिस्प्यूट की चीज़ें उनके यहाँ आई मैप से। तो आप देख लीजिएगा, इसमें एडिटोरियल है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, इस पे एडिटोरियल सेक्शन में भी न्यूज़ कॉलम से उठ के आएगा। जब आएगा तब इसे देखेंगे। दूसरा देखिए, कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें खोल दी थी, और 8 डायमंड फर्म्स हैं जो पार्टली शट हो गई हैं सूरत में। उसका पार्शली शट होने का रीज़न है 23 वर्कर्स पॉजिटिव कोविड-19 के हो गए हैं। अब देखिए जब ये डायमंड का काम होता है तो देखिए कितना कॉन्टैक्ट होता है ह्यूमन्स का, कितना पास बैठना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत रिस्की एटमॉस्फेयर होता है। दूसरा बहुत एक्सपेंसिव कोर्स ऑफ एक्सरसाइज है डायमंड की, तो भाई इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि सबको आइसोलेशन में बैठाएंगे, सबको बहुत पास पास बैठना पड़ता है, चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो अब जाहिर सी बात है, जहाँ डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग आप प्रॉपर्ली फॉलो भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। तो जो टेस्टेड पॉजिटिव हैं उसके बाद उनके क्वारंटाइन भी कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, बट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप फैक्ट्रीज एंड ऑल खोलेंगे तो आप कितने नॉर्म्स फॉलो करा देंगे। अब उन्हें PPE किट्स तो पहना नहीं देंगे, मास्क ही पहना सकते हैं, बाकी हैंड पे ग्लव्स पहना सकते हैं, बट इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी कारण होते हैं। तो चीज़ें देखनी है, अब क्वारंटाइन जोन में है, अब चीज़ें शट होती है कि नहीं, ये तो बात की बात है, बट होपफुली इन सारी चीज़ों को देखकर हमें समझना है। देखिए जल जीवन मिशन पे मैं आपको एक एडिटोरियल पहले दे चुका हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे लेक्चर्स ब्लॉग में मिल जाएगा। तो जल जीवन मिशन ऐसा मिशन है जिसमें हमें बहुत जल्दी हाउस होल्ड के घर पे टैप वाटर पहुंचाना है। तो जो हमारे यहाँ लेबर्स रिटर्न हो रहे हैं उनको कहा जा रहा है अगर जल जीवन मिशन में लगा दें, मनरेगा के थ्रू, रोड कंस्ट्रक्शन में भी लगा सकते हो, जल जीवन मिशन में भी लगा सकते हो। इन सबसे क्या होगा कि पैसा भी आएगा और ये माइग्रेंट लेबर को काम मिल जाएगा और आपके प्रोग्रेस भी होते रहेंगे। तो हर स्टेट को ये करना है कि जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं उनको जल जीवन मिशन और अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा लें, और मनरेगा के थ्रू उन्हें पैसा भी देते रहें और चीज़ें होती रहें। तो देखते हैं क्या होता है, बट जल जीवन मिशन बहुत ज़रूरी है। ये इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में आप सारे अपडेट्स ले लीजिएगा। वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, उसको आप देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी।
अब बात आती है कि भैया आज की डेट में साइकोलॉजिकली बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस चीज़ का और इमोशनल ट्रोल को ले नहीं पा रहे। देखिए आज की डेट में 2 साल से छोटा बच्चा भी है और जो टीनेजर्स हैं उन सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो डरते हैं कि भैया आप बाहर मत जाओ, हम एक रोटी कम खा लेंगे बट आप घर पे रहिए। क्योंकि अब एक डिलेमा हो गया है कि जिसको कोविड-19 हो रहा है वो मर भी सकता है, उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हर बंदा डर रहा है। आज की डेट में एक र्यूमर फैल रहा है कोविड-19 बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, हर बंदा डर रहा है, लोग काम पर जा रहे हैं। बट हर बंदा डरता है कि भई ऐसा ना हो कि घर आएँ तो अपने बच्चों को भी बीमार करें। एक स्ट्रगल है देखिए 100 साल 200 साल में अगर आप देखेंगे तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई। अगर पैंडेमिक आई थी तो इकोनॉमी इतनी हार्श नहीं थी, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं थी। आज पॉपुलेशन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। तो आज इस सिचुएशन को टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस सिचुएशन के साथ रह जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन से आप जैसे दूर भागेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। बट ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट लॉकडाउन भी लगातार नहीं लगा सकती, बच्चों को बाहर निकलने को नहीं मिल रहा, गेम्स खेलने को नहीं मिला, आउटडोर वो जा नहीं पा रहे, पेरेंट्स जाते हैं, फ़ोबिया है। मीडिया भी बहुत बड़ा फ़ोबिया क्रिएट करती है। बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में आ रहे हैं, उन्हें बहुत डर लग रहा है कि अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया तो क्या होगा, वो अकेले रहेंगे, क्या होगा? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर दूसरा बच्चों को जब भी कोई आपके घर पे पॉज़िटिव मिलता है तो बच्चों को भी क्वारंटाइन कर दिया जाता है। देखिए छोटे बच्चों को क्वारंटाइन करेंगे, अकेले रखेंगे तो उनका फ़िज़िकल ग्रोथ रुकता है, मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्ट होते हैं, फ़ोबिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो क्वारंटाइन करना बहुत अच्छा नहीं है भई। पेरेंट्स के साथ कोविड-19 का अगर केस है तो हर बंदे को अलग-अलग रखा जाता है। बट बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन बहुत खतरनाक मानी जाती है, तो हमें कोशिश करनी है कि इनको हम बचाएँ और सेफ रखें। तो इसको समझना ज़रूरी है। देखिए कोविड-19 एक डिज़ीज़ है हम मानते हैं, बट इसमें जो एक नेगेटिविटी हमारे सामने फैल रही है इसको हमें सँभालना है, उसे पॉज़िटिव में ले जाना है। हमें कोशिश करनी है इसको हम जितनी जल्दी क्यूर लाएँ। देखिए जब तक क्यूर लाएँ, जब तक वैक्सीन नहीं अवेलेबल होती तब तक पूरी दुनिया एट रिस्क है। बट जो केस बन रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, आज जो डेथ भी हो गई उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। जिनके घर पे कोविड-19 के पॉज़िटिव केस आते हैं और वो 15-15 20-20 दिन अपने घर पे नहीं होते, तो वो बच्चे भी फ़ोबिक हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स मर ना जाएँ, कुछ हो ना जाए, हम अकेले रह जाएँगे। भई पूरी-पूरी फैमिली उठा के ले जाई जाती है, उनका टेस्ट होता है, उनको हॉस्पिटल में रख लिया जाता था। तो एक मेंटल टॉर्चर आ रहा है और कोविड-19 से हर बंदा मेंटली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, बच्चों को भी देखना है, उनका इमोशनल रोल भी देखना है। इसकी तरफ भी लोगों को वर्क करना चाहिए, पेरेंट्स और डॉक्टर्स दोनों को। आज के लिए बेटा इतना ही। आज संडे है, लेक्चर थोड़ा छोटा होता है और कल हम लोग अगले लेक्चर के साथ अपने आएँगे। तब तक आप घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। टेलीग्राम और फ़ेसबुक लिंक दिए हुए हैं, उसको फ़ॉलो करें। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दी गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसे देख लूँगा, या आप मेरे इंस्टा टैली किसी भी प्रोफ़ाइल पे आ जाएँ और उसमें आप जुड़ जाएँ, या फ़ेसबुक पे जुड़ जाएँ और वहाँ से मुझे मैसेज कर दें, मैं देख लूँगा। बाकी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर है, आप देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।